हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास कक्षा 11 की बुक हॉर्नबिल से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हॉर्नबिल के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ भाग को कवर किया था। मेरा ये लेक्चर इस चैप्टर का दूसरा भाग है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग अपने पिछले वीडियो लेक्चर को एक बार दोहरा लेते हैं। पिछला वीडियो लेक्चर कुछ इस प्रकार से था कि खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को जब से देखा था तब से एक बूढ़ी औरत देखा था और लोग कहते थे कि वो कभी जवान थी और उनके पति भी थे, लेकिन खुशवंत सिंह को इस पर विश्वास नहीं होता था कि वो कभी जवान भी रही होंगी। और उन्होंने अपनी दादी के फिजिकल अपीयरेंस को भी बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद फिर जब बताया कि उनकी दादी जो थी वो उनको रोज़ सुबह तैयार करती थी और अपने साथ मंदिर ले जाती थी और मंदिर के एक तरफ उनकी पाठशाला थी जहाँ पे उनके जो आचार्य थे, जो उनके टीचर थे, उनको कुछ अक्षर ज्ञान और कुछ पोएम्स सिखाते रहते थे। और उसी मंदिर में दूसरी तरफ मंदिर था पाठशाला के, उस मंदिर में उनकी दादी बैठकर अपने धर्म ग्रंथों का पाठ किया करती थी। कुछ समय बाद उनके माता पिता जो कि शहर में जाके बस गए थे, उन्होंने लेखक यानी खुशवंत सिंह और उनकी दादी को अपने पास शहर में बुला लिया। शहर में बुलाने के बाद लेखक का जो प्रवेश है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो चुका था और वे अपनी दादी के साथ स्कूल नहीं जाते थे। तो उनकी दादी जो थी बहुत ही इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि अब वो अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती हैं। अचानक एक दिन लेखक ने यानी खुशवंत सिंह ने अपना अनाउंसमेंट, अपने स्कूल के बारे में अनाउंसमेंट किया कि उनके स्कूल में अब संगीत भी सिखाया जाएगा। और संगीत जो था उस समय पुराने ज़माने में लोग उसे बहुत ही घृणित दृष्टि से देखते थे कि संगीत उनके लिए बहुत ही बुरी चीज़ थी, क्योंकि उस समय संगीत जो था केवल वैश्याओं के लिए होता था और भिखारियों के लिए होता था। तो उनकी दादी ने भी ये सोचा कि ये जो सभ्य लोगों का ये संगीत है ही नहीं, तो मेरा पोता संगीत सीखेगा। इस बात से लेकर वो बहुत दुखी हुई थी। लेकिन दुखी होने के बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं था। उन्होंने लेखक को संगीत सीखने से मना नहीं किया था और उसके बाद उन्होंने लेखक से, खुशवंत सिंह से बहुत कम ही बातें करनी शुरू कर दी थी। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि अब इसके बाद उसमें उनकी दादी ने कैसे अपने संबंधों को, लेखक ने और अपनी दादी के बीच जो संबंध बिगड़े थे उन संबंधों को कैसे सुधारा। तो आगे बढ़ते हैं। आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा एक अपना कमरा दे दिया गया। अर्थात जब वो लेखक ने खुशवंत सिंह जब विश्वविद्यालय गया तो लेखक को अपने हॉस्टल में जाना पड़ा। हॉस्टल में जाने के कारण उसे अपना रूम मिल गया, एक सेपरेट रूम, एक अलग रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और कॉमन लिंक जो हम लोगों के दोस्ती के बीच में, हम लोगों मतलब लेखक और उनकी दादी का जो दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, उनके बीच में कॉमन लिंक था कि वो लोग अभी तक एक ही कमरे में रह रहे थे। तो थोड़ी बहुत उन लोगों के बीच में जो दोस्ती थी बचपन से वो अभी तक बाकी थी। लेकिन जब लेखक यूनिवर्सिटी चला गया तो लेखक हॉस्टल में ही रहने लगा। इसके कारण उनके लोगों के बीच की दोस्ती का जो कॉमन लिंक था वो भी अब टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट एन रेजिग्नेशन, मतलब मेरी दादी माँ ने इस पर जो एकांतवास की भावना थी और बिछोह की जो भावना थी उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उनके पोते को आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो उसे अलग रहकर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। तो इस भावना को उन्होंने बहुत ही सहज ढंग से स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एवरीवन, मतलब वो मुश्किल से ही, स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है जैसे हम लोग चरखा जो कहा जाता है, गांव में चरखा होता है, उस चरखे को ही स्पिनिंग व्हील कहते हैं। तो सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो अपने चरखे को बहुत मुश्किल से छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, मतलब किसी से बातें करने के लिए वो अपने चरखे को नहीं छोड़ती थी। अर्थात उनकी जो दिनचर्या थी वो चरखे के साथ ही सीमित होकर रह गई थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई
हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर फ्रॉम सनराइज यानी सुबह से, सूर्योदय से, फॉर टू सनसेट सूर्यास्त तक। सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग वो अपने चरखे को घुमाती रहती, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स और पाठ यानी कविता प्रार्थनाएं कहा करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून केवल दोपहर में सी रिलैक्स्ड वो आराम करती थी, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरोज जब वो गौरैयों को खिलाती थी या खुद अपना भोजन करती थी तभी कुछ देर के लिए आराम करती थी। वाइल सी सेट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स जब वो बरामदे में बैठती तो रोटियों के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में, रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती और वहाँ पे फेंकती रहती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्ट राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बैडलम ऑफ क्रिपिंग्स। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स बहुत सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी और अजीब से शोर में चूं चूं की आवाज़ किया करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स कुछ हाथी और उनके पैरों पर बैठ जाती, अदर ऑन हर शोल्डर्स कुछ उनके कंधों पर, शोल्डर्स अदर ऑन हर शोल्डर्स कुछ उनके कंधों पर, सम इवन सेट ऑन हर हेड और कुछ यहाँ तक कि उसके सर पे भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड वो हंसती मुस्कुराती, बट नेवर शूट देम अवे लेकिन कभी उनको भगाया नहीं था, कभी उनको शोर मचा के भगाया नहीं था। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर और ये उनके लिए दिन के सबसे खुश आधे घंटे होते थे जब वो अपना समय चिड़ियों के साथ व्यतीत करती थी, क्योंकि चिड़ियों के रूप में उनको एक साथी मिल गया था, उनको एक कंपेनियन मिल गया। तो उनको अपने साथी और उनके कंपेनियन यानी चिड़ियों के रूप में जो साथी उनको मिलते थे उन साथियों के साथ अपने जो आधे घंटे थे वो आधे घंटे बहुत ही वो खुशी से, बहुत ही प्रसन्नता से वो बिताती थी। When I decided to go to abroad for further studies जब मैंने निर्णय लिया कि मैं अब विदेश जाऊंगा, यानी लेखक ने जब ये निर्णय लिया, खुशवंत सिंह ने जब ये निर्णय लिया कि जब मैं विदेश जाऊंगा तो आई वॉज श्योर मैं सुनिश्चित था, मैं पक्का था, मुझे पूरी तसल्ली थी, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट मेरी दादी माँ जो थी बहुत परेशान होंगी, बहुत दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years मैं 5 सालों के लिए दूर रहूँगा। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल और उनकी उम्र के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता था। यानी लेखक यहाँ पे कहता है कि मैं 5 सालों के लिए विदेश जाने वाला था और मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं लौटने पर अपनी दादी से मिल पाऊँगा या अपनी दादी को देख पाऊँगा। और इसी मतलब जैसे कि उनकी जो दादी थी वो बहुत ही बूढ़ी थी और वो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि अब वो कितने दिन जिंदा रहेंगी, कितने दिन जीवित रहेंगी। यानी लेखक सोचता था कि इन 5 वर्षों में अगर मेरी दादी की डेथ हो गई तो मैं दोबारा उनसे नहीं मिल पाऊँगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड कोई उनकी उम्र के बारे में नहीं बता सकता था, लेकिन मेरी दादी माँ पूरी तरह से बता सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल वो यहाँ तक दुखी भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन वो मेरे साथ मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन ना ही उन्होंने मुझसे कोई बातें की और ना ही उन्होंने किसी प्रकार के भाव दिखाए, अर्थात दुखी होने के भाव जैसा लेखक ने उम्मीद की थी वैसा दुखी होने के भाव उसकी दादी माँ ने नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर उनके ओंठ जो थे वो प्रार्थना में बुदबुदा रहे थे। हर माइंड वाज लोस्ट इन प्रेयर उनका जो मस्तिष्क था, उनका जो दिमाग था, उनकी जो सोच थी वो प्रार्थना में खोए हुए थे। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी और उनकी उंगलियां जो थी वो माला फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पर चुंबन लिया, अर्थात मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस और जब मैंने विदा ली वहाँ से, जब मैंने उनसे सबसे विदा ली
तो मैंने उस निशान को अपने माथे पर वैसे ही रहने दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो मेरी और मेरी दादी के बीच के जो उन्होंने फिजिकल कांटेक्ट हमारे साथ किया था, यानी मेरे माथे को चूमा था, मुझे छुआ था, वो मेरे लिए अंतिम निशानी के रूप में मैंने उसे अपने उनके जो गीले ओठों का जो चुंबन था वो मेरे अपने माथे पर वैसे ही रहने दिया। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ? जैसा लेखक सोच रहा था कि वो अगर 5 सालों तक बाहर रहेगा तो हो सकता है उसकी दादी की इस बीच में डेथ हो जाए और दोबारा वो अपनी दादी को ना देख पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं 5 सालों बाद अपने घर वापस आया, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, तब मैं उनसे, यानी लेखक जब 5 सालों बाद अपने घर आया तो लेखक जो है अपनी दादी माँ से स्टेशन पर ही मिला। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, तो वो एक भी दिन बड़ी नहीं दिखाई दे रही थी, अर्थात वो और ज़्यादा बूढ़ी अब नहीं नज़र आ रही थी। मतलब जैसे वो 5 साल पहले अपनी दादी को छोड़ कर गया था, वैसे ही 5 साल बाद उसकी दादी अभी भी वैसे ही नज़र आ रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और इस बार भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, और बल्कि इसके बदले उन्होंने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया, ज़ोर से भींच लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, मैं उनकी द्वारा कही जाने वाली प्रार्थनाओं को अभी सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन ही। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer with frivolous rebukes. Even on the first day of my arrival, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन ही हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर with her sparrows whom she fed longer and with her fabulous rebuke. जब उन्होंने, मतलब वो सबसे उनके लिए वो सबसे अधिक प्रसन्नता के क्षण थे, वो सबसे अधिक खुशी के क्षण थे, वो सबसे अधिक खुशी का समय था जब उन्होंने अपनी चिड़ियों को झूठ मूठ की डांट फटकार सुनाते हुए भोजन कराया। मतलब फ्रेवलियस रिबुक्स का मतलब, फ्रेवलियस रिबुक का मतलब हुआ झूठ मूठ की डांट फटकार। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनके अंदर एक बदलाव मैंने देखा। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पास पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुराना सा ढोल ले आई और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड एंड सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम, अर्थात कई घंटों तक। सी थम्ड मतलब बजाया, ठोंका। द सैगिंग मतलब अंदर की तरफ ठोंकती रही, जिससे कोई चीज़ अंदर की तरफ जो ठोंका जाता है तो उसे सैगिंग कहते हैं। कोई चीज़ अंदर की तरफ जो धकेली जाती है तो उसे सैगिंग कहते हैं। तो फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड एंड सैगिंग मतलब बहुत समय तक वो ढोल को बजाती रहीं। किस प्रकार का ढोल था? स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, मतलब इस प्रकार का ढोल जिसकी जो ढोलक जो बजाने वाली जो स्किन थी वो थोड़ी सी फटी हुई थी। एंड मतलब वो बहुत समय तक, बहुत कई घंटों तक वो उस फटे पुराने, मतलब पुराने से ढोलक को बजाती रही। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वे गाने गाती सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वे गाने गाती रही जो योद्धाओं के घर वापस आने पर गाए जाते हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हम लोगों ने उनसे बहुत देर तक प्रार्थना की। हम लोग मतलब लेखक और उनके माता पिता ने उनसे, लेखक की दादी माँ से बहुत प्रार्थना की कि अब वो इस कार्य को, गाने बजाने को बंद कर दे, अदरवाइज मतलब अन्यथा वो अब थक जाएंगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और ये प्रथम बार था जब से मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो,
और ये हल्का सा बुखार था एंड डॉक्टर ने हम सब लोगों से कहा कि ये जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी कुछ अलग प्रकार से सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हम लोगों से कहा कि उनका अंत अब नज़दीक है, अर्थात अब उनकी डेथ हो जाने वाली है। शी सेड दैट सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हिज लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने हम लोगों से कहा कि उनकी जो ज़िंदगी है ख़त्म, मतलब उनके लाइफ का जो पहला अध्याय है उसे ख़त्म होने के कुछ घंटे पहले ही मैंने प्रार्थना छोड़ दी है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉक टू अस, और वो लोग हम लोगों से भी बातें करने में वे अपना समय नुकसान नहीं करना चाहती। अर्थात दादी ने कहा कि उनकी ज़िंदगी को ख़त्म होने के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना भी छोड़ दी थी और हम लोगों से बातें करनी भी छोड़ दी थी। तो आगे क्या होता है, वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इसका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हम लोगों के विरोध को अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो शांतिपूर्वक अपने बिस्तर में लेटी रहीं और अपनी माला का जाप करती हुई प्रार्थना करती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि इससे पहले में हम लोगों को संदेह हो पाता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके होंठ जो थे वो हिलना बंद हो गए और उनकी माला जो थी उनकी निर्जीव उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर गई। ए पीसफुली पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और एक शांतिपूर्ण पीलापन स्प्रेड ऑन हर फेस उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम लोग जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as it customary laid her on the ground and covered her with a red shroud, और हम लोगों ने उनको बिस्तर से उठाया जैसा कि रिवाज होता है, एज इज कस्टमरी मतलब रिवाज होता है, जैसा कि रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उन्हें लाल रंग के कफन से ढक दिया। श्राउड का मतलब होता है कफन, लाल रंग के कफन से ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral, और कुछ घंटों की जो दुख प्रकट करने के बाद, मॉर्निंग का मतलब दुख दिखाना है, दुख प्रकट करना, कुछ घंटों के दुख प्रकट करने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार। तो कुछ घंटों के दुख प्रकट करने के पश्चात हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया और अंतिम संस्कार के प्रबंध में जुट गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, और शाम के समय हम लोग उनके कमरे में गए। एक क्रूड स्ट्रेचर मतलब जो गांव में लाश ले जाने के लोग बनाते हैं, बांस का और रस्सी का जो स्ट्रेचर बनाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे इसने क्रूड स्ट्रेचर इन्होंने लिख रखा है। तो यहाँ पे वो सब बताया कि शाम को हम लोग उनके कमरे में गए और एक बांस बल्ली का बना हुआ स्ट्रेचर बना के लेके गए। टू टेक हर टू क्रिमेटेड, उनको जलाने के लिए ले जाने के लिए। क्रिमेटेड मतलब अंतिम संस्कार के लिए जलाया जो जाता है, उस जलाने के लिए ले जाने के लिए हम लोगों ने क्रूड स्ट्रेचर मतलब एक बांस बल्ली की स्ट्रेचर बना के उनके कमरे में लेकर गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनका कमरा और बरामदा उस सूर्य की जो अस्त होती हुई रोशनी के कारण पूरी तरह से सुनहरे रूप में बहुत तेज सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम लोग आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, पूरा बरामदा और उनका कमरा जहाँ पे वे मृत होकर और लाल कफन में लपेटकर लिटाई हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड
ऑन द फ्लोर। हजारों गौरैया उस फर्श पे बैठी हुई थी, क्योंकि गौरैया जो थी वही गौरैया थी, वही छोटी छोटी चिड़िया थी जिनको उनकी दादी माँ रोज़ दोपहर में रोटी खिलाया करती थी। वही गौरैया हजारों की संख्या में उन बरामदे में और उनके कमरे में भरी पड़ी थी और उनको देख रही थी। देयर वॉज नो क्रिपिंग, कोई भी चहचहाहट नहीं थी, मतलब गौरैया उस समय एकदम शांति से बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। हम लोगों ने उन गौरैयों के लिए कुछ दुख प्रकट किया, कुछ शोक प्रकट किया, अफसोस किया, और मेरी माँ माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई। सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, उन रोटियों को मेरी माँ ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे ऑफ माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इसे उन लोगों के बीच में फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन गौरैयों ने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम लोग अपनी दादी माँ की लाश को लेकर चले गए, they flew away quietly, वो शांतिपूर्वक उड़ गई। Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin, अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाला था, सफाई करने वाला था, उसने रोटी के टुकड़ों को उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के जो चरित्र का चित्रण, दादी माँ के जो व्यवहार का जो बहुत ही खूबसूरती से इस लेसन में बयान किया था। और इसी के साथ हम लोगों का ये लेसन ख़त्म होता है। आशा है ये लेसन आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आती, किसी शब्द की मीनिंग आपको नहीं समझ में आती, तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी के रूप में छोड़ सकते हैं। मैं आपको उस मीनिंग का आंसर, उस वर्ड्स का मीनिंग अवश्य बता दूंगा। अब यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो और इस वीडियो लेक्चर से आपने अगर कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। और यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो मेरे वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकें। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड अवर चैनल, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय।